सोचिए, 50 रुपए का मोबाइल कवर, 100 रुपए की बिल्कुल नई जैसी स्मार्ट वॉच और सिर्फ 5,000 रुपए में एक ड्रोन। आखिर ये सब इतना सस्ता मिल कैसे जाता है? मतलब सच में क्या इनकी क्वालिटी वाकई खराब होती है, या फिर लेबर्स को कम पैसे दिए जाते हैं, या क्या इस सब के पीछे कोई एक ऐसा जायंट बिजनेस सिस्टम है जो प्रैक्टिकली पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है? तो चलिए आज इसके बिल्कुल डेप्थ में उतरते हैं और समझते हैं उस मैन्युफैक्चरिंग पावर का असली खेल जिसने आज पूरी दुनिया को पीछे छोड़ रखा है। आज के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सीधी और निष्पक्ष कंपैरेटिव केस स्टडी करेंगे। हम बेसिकली ये देखेंगे कि सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर की एफिशिएंसी आखिर एक देश को दुनिया की फैक्ट्री कैसे बना देती है। एक तरफ हमारे पास एक ऐसी एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस है और दूसरी तरफ एक ऐसी औद्योगिक शक्ति जो तेजी से आगे बढ़ने की, उन्हें कैचअप करने की कोशिश कर रही है। तो आज के इस अध्याय का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम समझेंगे इस लो कॉस्ट के रहस्य को, दूसरा मास प्रोडक्शन मैकेनिक्स काम कैसे करते हैं, तीसरा सप्लाई चेन इकोसिस्टम्स का अंतर, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइड, और आखिर में हम देखेंगे कि आगे बढ़ने की जबरदस्त दौड़ में कहां तक प्रोग्रेस हुई है। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का रहस्य। आखिर इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत हुई कहां से? कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से। उससे पहले ना इकोनॉमी मुख्यतः खेती पर टिकी हुई थी, लेकिन फिर एक बहुत ही बोल्ड, बल्कि कहूं तो एक रिस्क भरा डिसीजन लिया गया, खेती छोड़कर सीधा दुनिया की फैक्ट्री बनने का। 1980 का वही दशक सबसे अहम था, क्योंकि तभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZs की शुरुआत हुई, और बस इस एक कदम ने इस एग्रेरियन इकोनॉमी को आज दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री में बदल कर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन SEZs ने ऐसा क्या ऑफर किया जिसने एप्पल और सैमसंग जैसी ग्लोबल जायंट्स को अपना बेस वहां शिफ्ट करने पर मजबूर कर दिया। इसकी वजह बिल्कुल साफ थी। बेहद कम टैक्स, सस्ती बिजली, करोड़ों की लेबर फोर्स, बिना डिले के फास्ट परमिशंस, और सबसे बड़ी बात सरकार का अनवेवरिंग सपोर्ट। रिजल्ट जानते हैं क्या हुआ? अगर कहीं और किसी प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपए लगते थे, तो वहां वही प्रोडक्ट सिर्फ 35 रुपीज में बनने लगा। यह सच में पूरी मार्केट के लिए एक गेम चेंजर था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, मास प्रोडक्शन मैकेनिक्स। यहां देखते हैं स्केल और रफ्तार का असली जादू। यहां पर ना एक बहुत ही क्रूशियल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। आसान भाषा में समझें तो जब आप किसी भी चीज को बहुत बहुत बड़ी मात्रा में बनाते हैं तो उस एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। पर चलिए देखते हैं कि रियल वर्ल्ड फैक्ट्रीज इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एक हथियार की तरह कैसे यूज करती हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक फैक्ट्री सिर्फ 100 मोबाइल कवर्स बनाती है तो मटेरियल और मशीन्स का सारा खर्च उन्हीं 100 कवर्स पर आएगा। लेकिन जरा सोचिए, जब वही फैक्ट्री 10 लाख कवर्स बनाती है, मशीन्स 24 घंटे चल रही हैं, ऐसे में उन बड़ी मशीन्स का खर्च उन लाखों हिस्सों में बढ़ जाता है। रॉ मटेरियल थोक में लेने से बहुत सस्ता पड़ता है, और पैकेजिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बिल्कुल बॉटम पर आ जाती है। यही मास प्रोडक्शन की सबसे बड़ी ताकत है। और इसके साथ जुड़ती है एक और स्ट्रैटेजी जिसे हम रैपिड रिस्पॉन्स मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। मतलब जैसे ही ग्लोबल मार्केट में कोई नया ट्रेंड, फैशन या गैजेट आया, इन फैक्ट्रीज की स्पीड इतनी तेज होती है कि बस कुछ ही दिनों में उसका एक अफोर्डेबल वर्जन बनकर मार्केट में आ जाता है। ये बिल्कुल एक रडार की तरह काम करते हैं, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और तुरंत अडैप्ट कर लेते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, कॉन्ट्रास्टिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम्स। चलिए दोनों के सप्लाई चेन मॉडल्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। किसी स्मार्टफोन को ही ले लीजिए। आपको क्या लगता है इसमें कितने हिस्से होते हैं? पहले बैटरी और माइक्रोचिप्स लाओ, फिर कैमरास और डिस्प्ले प्रोक्योर करो, उसके बाद छोटे छोटे स्क्रूज और प्लास्टिक बॉडी, और आखिर में फाइनल पैकेजिंग। एक छोटे से डिवाइस के अंदर सैकड़ों ऐसी चीजें होती हैं। ये पूरा प्रोसेस ना बिल्कुल एक जायंट पजल जैसा है जिसे जोड़ना पड़ता है। और यहीं पर हमें दोनों की अप्रोच में एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है। एक तरफ है हाइपर लोकलाइज्ड इकोसिस्टम। यहां होता यह है कि सारे पार्ट्स एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में मिल जाते हैं। मतलब एक फैक्ट्री से सामान निकला और दूसरी फैक्ट्री बस सड़क के उस पार है। इससे टाइम बचता है और कॉस्ट ड्रास्टिक तरीके से कम होती है। वहीं दूसरी तरफ एक फ्रेगमेंटेड सिस्टम है जहां पार्ट्स को इंपोर्ट करने पर भारी निर्भरता होती है, और जाहिर है इस वजह से कॉस्ट भी बढ़ती है और ट्रांजिट डिलेज भी फेस करने पड़ते हैं। एक लोकलाइज्ड इकोसिस्टम फ्रेगमेंटेड सिस्टम को बिल्कुल पीछे छोड़ देता है। आइए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, दी इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइड। ये वो फिजिकल दीवार है जो इन दोनों के सेटअप्स को अलग करती है। अगर हम इनके कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ एस्टैब्लिश्ड लीडर की सरकार बिल्कुल एक मिशन की तरह सपोर्ट देती है,
सस्ते लोन्स, ऑप्टिमाइज्ड पोर्ट्स, अच्छी सड़कें और फास्ट ट्रैक परमिशंस मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ चैलेंज करने वाले देश को ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, हाई टैक्सेस, कंप्लायंस इश्यूज और मल्टी लेयर्ड अप्रूवल्स जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये लॉजिस्टिक्स का खर्च और ट्रांसपोर्ट डिलेज सच में स्लो डाउन का सबसे बड़ा कारण है। वैसे यहाँ ना एक बहुत ही पॉपुलर मिथ्स तोड़ना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि मास प्रोडक्शन वाले सामान की क्वालिटी तो हमेशा खराब ही होती है, राइट? पर सच्चाई थोड़ी अलग है। ये फैक्ट्रीज सिर्फ वही क्वालिटी डिलीवर करती हैं जिसके लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं। अगर डिमांड आएगी कि भाई 20 रुपए का प्रोडक्ट बनाओ, तो बेसिक सस्ता आइटम ही बनेगा। पर अगर डिमांड एक प्रीमियम एलीट स्मार्टफोन बनाने की है, तो यही फैक्ट्रीज एक फ्लॉलेस हाई एंड आईफोन बनाकर निकाल देंगी। क्वालिटी वही होती है जिसकी मांग और पेमेंट ग्लोबल कंपनीज करती हैं। चलिए अब पहुंचते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर, द कैचअप गेम। आखिर इस डोमिनेंस को तोड़ना इतना मुश्किल क्यों है और आगे का रास्ता क्या है? सच कहूं तो इस करंट ग्लोबल हब को रातों रात रिप्लेस करना नामुमकिन सा है। इस कैचअप गेम में 5 बहुत ही कोर हर्डल्स हैं। पहला, वीक और इंपोर्ट डिपेंडेंट सप्लाई चेन। दूसरा, उस लेवल के मैसिव सेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग स्केल की कमी। तीसरा, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट की हाई कॉस्ट। चौथा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में स्किल्ड लेबर का गैप। और पांचवा, प्रोडक्शन स्पीड का स्लो होना। जब तक ये स्ट्रक्चरल गैप्स फिल नहीं होते, ग्लोबल ऑर्डर में बड़ा शिफ्ट आना बहुत मुश्किल है। लेकिन रुकिए, तस्वीर का एक बहुत ही प्रॉमिसिंग हिस्सा अभी बाकी है। हार मान लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बेहद मजबूत कैचअप गेम चल रहा है। खासकर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में कमाल की प्रोग्रेस हो रही है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तेजी से एक्सपैंड हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी सेक्टर सॉलिड स्पीड पकड़ रहा है। सेमीकंडक्टर्स के लिए नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और मेक इन इंडिया जैसी बड़ी पॉलिसीज एक सॉलिड ग्राउंड तैयार कर रही हैं। फ्यूचर की कैपेसिटी जरूर बिल्ड हो रही है। तो इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? ये ग्लोबल मार्केट की एक डार्क रियलिटी है। जब भी हम सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो अनजाने में हम एक डीपर डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे होते हैं। असली प्रॉफिट सिर्फ हर बेचे गए आइटम में नहीं है। मुनाफा तब होता है जब पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी सिर्फ एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर पर डिपेंड हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिक कंट्रोल का मैकेनिज्म बन चुका है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि नई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज और तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग है, लेकिन जब कंपटीशन उस मैसिव इकोसिस्टम, स्पीड और सेंट्रलाइज स्केल से हो, तो क्या आने वाले वक्त में ये नई शक्ति उस डोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग मशीन को सच में टक्कर दे पाएगी, या पूरी दुनिया हमेशा के लिए इस इकोनॉमिक लूप में फंसी रहेगी? ये ऐसी चर्चा है जिस पर हम सभी को सोचना पड़ेगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ इस नॉलेज के सफर पर जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया।